मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले हुए क्लास में आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसका एसडब्ल्यू भी आपको मैंने दिया था। ठीक है। आज मैं आपका क्लास ले रहा हूँ और आज जो मैं आपको एसडब्ल्यू दूंगा, कल आपका जो है वो वीडियो नहीं बनेगा, 10th क्लास और 9th क्लास दोनों का। ठीक है। आपको आज जो मैं होमवर्क दूंगा उस एसडब्ल्यू को आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9576618056 पर आपको वो एसडब्ल्यू जो है वो बनाकर भेजना है। ठीक है। प्रयास कीजिएगा कि जो वीडियो आप भेजें एसडब्ल्यू वाला वो पीडीएफ में बनाकर भेजें। ठीक है, जिससे कि मेरे को आपका एसडब्ल्यू जो है वो क्लियर दिखाई दे। चलिए, तो आज मैं आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है इसके बारे में आपको जिक्र करेगा कि किस तरह से फ्रांस के अंदर राजतंत्र की समाप्ति हुई और कैसे वहाँ पर क्रांति हुई और किस तरह से वहाँ पर फिर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। इसके बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर जिक्र करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका हिस्ट्री का। आपका तीनों चैप्टर जो है, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नासीवाद का उदय, जिसमें आपको हिटलर के बारे में जिक्र करेगा। बहुत ही अच्छा है चैप्टर आपका, जिससे आप विश्व में आप अलग अलग देशों के अंदर आप क्रांति के बारे में आप समझेंगे, किस तरह से वहाँ पे राष्ट्रवाद को, राष्ट्र या लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए या एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने के लिए किस तरह से वहाँ पर लोगों ने संघर्ष किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। बता रहा है आपका कि 14 जुलाई 1789 का जो सुबह था, मॉर्निंग में पेरिस जो है, ठीक है, वहाँ पर माहौल जो था काफ़ी ज़्यादा आतंक का एक माहौल था। पूरा सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। ठीक है। फ्रांस के जो शासक थे, सम्राट थे, उन्होंने जो है सेना को ये आदेश दिया था कि वो उन नागरिकों पर गोली चलाए जो सरकार के नियमों का या उनके आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। टाउन हॉल जो है वहाँ पे वो लोग इकट्ठा हुए थे और एक जन सेना, लोगों की सेना का उन्होंने गठन किया। हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो आपका 1789 के बारे में जिक्र कर रहा है, जहां पर लोगों पर गोली चलाने का आदेश जो था, सम्राट लुई 16वां जो थे, उन्होंने सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि वो लोग सरकार के जो नियम जो थे उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। और लोग जो थे, लगभग टाउन हॉल जो था वहाँ पे काफ़ी संख्या में, लगभग 7,000 के करीब में औरतें और मर्द जो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने वहाँ पर एक जनसेना का गठन किया। ठीक है। और वो लोग जो थे वो सरकारी भवनों में घुसकर, ठीक है, वहाँ से वो लोग जो था हथियार जो था वो लूटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने बास्तील का किला था उस पर उन्होंने आक्रमण किया, धावा बोल रहा है कि क्योंकि उनको ये संभावना थी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोला बारूद जो है वो मिल सकती है। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। हथियार को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया के दौरान वहाँ का जो कमांडर था बास्तील किला का, वो इस युद्ध में मारा गया, लड़ाई में मारा गया। और जो जनसेना के जो सदस्य थे उन्होंने बास्तील किले में जो कैदी थे उनको छुड़ा ले।
यद्यपि उनकी संख्या जो थी, उन कैदियों की संख्या उतना ज़्यादा नहीं था, लगभग 7 की संख्या में थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। जिस तरह से सम्राट अपनी निरंकुश शक्तियों का उपयोग कर रहा था, तो सम्राट के निरंकुश शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता था बास्तिल किला को। निरंकुश शक्ति ऐसी शक्ति है जिसपे किसी तरह का कोई अंकुश ना हो, जो अपने इच्छा अनुसार कोई भी आदेश, कोई भी नियम जो है वो लागू कर सकता है, उसी को निरंकुश शक्ति कहते हैं। निरंकुश शक्ति मतलब ऐसी शक्ति है जिसपे किसी तरह का कोई अंकुश ना हो, किसी तरह का कोई रोक ना हो। ठीक है, इसलिए किले को ढा दिया गया। गुस्से में थे क्योंकि लोगों को ये उसकी शक्तियों का प्रतीक मानते थे बास्तिल किला को, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से इस किले को ध्वस्त कर दिया। और उनके अवशेष जो थे, उसके बचे हुए अवशेष जो थे, वो बाजारों में उन्होंने बेच दिया। और लोग उसको स्मृति यानी याद रखने के लिए लोग जो थे उसको क्या करते थे, उसके मलबे को वो लोग इकट्ठा करके रखते थे या खरीदते थे और अपने पास स्मृति चिन्ह के रूप में उसको रखते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। 14 जुलाई 1789 के बाद जो घटना हुआ था, जिसमें बास्तिल के किले को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, इस घटना के दौरान जो था पेरिस या उसके आसपास का जो देहाती क्षेत्र था, वहाँ पे कई बार इस तरह के संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? उस समय के बहुत से ऐसे इतिहासकार थे, उस दौर के इतिहासकार थे, जिनके अनुसार जो ये घटनाक्रम हुआ था जो है वो एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा गया था, जिसका परिणाम क्या हुआ था कि फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई थी और वहाँ पर से राजतंत्र जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। तो ये घटना कैसे हुई, किस तरह से लोगों ने वहाँ पे संघर्ष किया, किस तरह से फ्रांस के सम्राट ने अपने निरंकुश शक्तियों का उपयोग किया, लोगों ने किस तरह से विरोध किया, कैसे फ्रांस के राजा जो सम्राट जो थे उनको दोषी ठहराकर उनको फांसी दी गई, इन्हीं सारी घटनाओं के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर जिक्र करेगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी 18वीं सदी के पहले का जो समाज था वो किस तरह का था। बोल रहा है कि सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 1774 में एक राजवंश था, राजाओं का वंश था बोर्बो राजवंश, जिसके वंशज, मतलब उस राजवंश का जो व्यक्ति जो था, जिसका नाम लुई 16वां था, जिसे फ्रांस के राजगद्दी पर बैठाया गया। उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल की थी। लुई 16वां जो था, जब वो फ्रांस का राजा बना, सम्राट बना, तो उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि 1774 में फ्रांस का सम्राट जो था वो लुई 16वां को बनाया गया, जिसकी पत्नी का नाम था मेरी एंटोइनेट। राज्यारोहण के समय उसने राज्यकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। ठीक है, जब उसका राज्याभिषेक किया गया तो उस समय राजकोष जो था वो खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि फ्रांस जो था लंबे समय से युद्ध में शामिल था, जिसके कारण उसका राजकोष जो था वो खाली हो चुका था। बोल रहा है कि वर्साय के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। एक तो युद्ध के कारण उसके राजकोष जो थे वो
खाली हो चुके थे। और दूसरा वर्साई का जो एक भव्य महल था जहाँ पर राज दरबार या सम्राट जो था वो बैठते थे या अपने राज दरबार लगाते थे, उसके शानो शौकत के लिए उसको सजाने के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो था वो खर्च किया जाता था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इसके अलावा लुई 16वां का जो शासनकाल था उसमें फ्रांस जो था उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। यानी अमेरिका के 13 ऐसे क्षेत्र जिसके ऊपर ब्रिटेन का शासन था उसको ब्रिटेन से आज़ाद कराया था। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिव्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिव्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। अमेरिका की मदद करने के कारण फ्रांस के ऊपर जो है वो 10 अरब लिव्रे, जो कि वहाँ की करेंसी का नाम है, वो उसके ऊपर थोपा गया था। सॉरी, लिव्रे से अधिक का कर्ज था जो उसने युद्ध में के दौरान लिया था, और इसके अलावा 2 अरब लिव्रे जो था वो पहले से ही उसके ऊपर कर्ज था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था उसके ऊपर उन्होंने कितना ब्याज लेना शुरू कर दिया, तो 10% जो था। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपनी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। ठीक है, सरकार जो था उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो था वो दूसरे दूसरे देशों से कर्ज लिया था, और उसका ब्याज जो था वो ज़्यादा हो गया, जिसको चुकाने में काफ़ी बड़ी समस्या का सामना जो था वो फ्रांसीसी सरकार को करना पड़ रहा था। बोल रहा है कि अपने नियमित खर्च जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब उसको अपने सेना के रख रखाव, राज दरबार का शानो शौकत, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय आदि को चलाने के लिए उसके पास एकमात्र उपाय था टैक्स में वृद्धि करना। पर यह कदम भी नाकाफी था, परंतु टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी वो इस समस्या से अपने आप को दूर नहीं कर पाए। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में रखा गया था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। इसमें 3 स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। और इसमें टैक्स कौन देता था, तो जो थर्ड स्टेट थे जिसमें आम लोग आते थे उन्हीं लोगों से कर जो था वो वसूला जाता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। जो वर्ग में जो फ्रांसीसी समाज जिस तरह से बटा हुआ था, तो अगर हम लोग देखें तो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग फ्रांसीसी समाज जो था वो किसका अंग था, तो वो था आपका सामंती व्यवस्था का। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वर्गों में विभाजित जिस तरह से 3 वर्ग में बटा हुआ था फ्रांसीसी समाज, वो किसका अंग था, तो वो था आपका सामंती व्यवस्था का अंग। सामंती मतलब जागीरदारी प्रथा जो था उसके अंग का वो मतलब अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज वो संस्थाओं के लिए होता था। चलिए, चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी का लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। यहाँ पे आपका चित्र 2 जो है, यहाँ पे देखिए आपका चित्र 2 दिखा रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग आते थे जो पूजा पाठ ये सब करवाते थे, चर्च में जो फादर उधर होते थे वो लोग। दूसरा आपका द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग जो अमीर लोग होते थे। सामंती व्यवस्था, इसके अंदर सामंत जो है वो आ सकते हैं। सामंती व्यवस्था जो किसानों के जो
अमीर किसान होते थे उसके अंदर अंतर्गत आता है। और तीसरा आता था आपका तीसरा स्टेट, जिसके अंदर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे। इसके अलावा किसान और कारीगर, और इसके अलावा छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि वो आपको चित्र 2 के अंदर ये यहाँ पे वर्ग व्यवस्था को दर्शाया गया है। और जो टोटल आबादी थी उसका 90% जो था वो कौन थे? किसान थे, खेती करते थे। लेकिन जमीन के ऊपर मालिक जो जमीन के मालिक जो होते थे, मालिक किसान जो होते थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। यानी ज़्यादातर जमीन के मालिकों की संख्या जो थी वो कम होती थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी टोटल जो भूमि होती थी उसके ऊपर कुलीनों का, जो अमीर लोग होते थे, चर्च का, और जो तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग होते थे। यहाँ पे देखिए तीसरे स्टेट का, देखिए यहाँ पे तीसरे स्टेट के यहाँ पे आपका तीसरा स्टेट दिखा रहा है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो अमीर लोग होते थे उसको बता रहा है आपका। देखिए यहाँ पे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि 60% ऐसे जमीन थे जिसके ऊपर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। ठीक है, तो प्रथम 2 स्टेट जो थे, यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इन 2 स्टेट यानी इन 2 वर्गों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे। जैसे राज्यों को जो कर दिया जाता था उससे इनको अलग रखा जाता, यानी ये राज्यों को टैक्स जो थे वो नहीं देते थे। तो टैक्स कौन देता था? तो तीसरे स्टेट के जो गरीब लोग होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। वो किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। किसानों से सामंती कर वसूलना, सामंती यानी उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था सामंतों के द्वारा, जो अमीर किसान होते थे उनके द्वारा। ठीक है, अच्छा, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। और जो किसान जो होते थे वो क्या करते थे? उनके जो स्वामी होते थे उनके घर में या उनके खेतों पे काम करना, सड़क निर्माण में काम करना, ठीक है, सड़कों के निर्माण के अंदर सहयोग देना, या कभी कभी जरूरत पड़े तो सैन्य सेवाएं देना भी उनको देना पड़ता था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। तो क्या बोल रहा है? चर्च भी किसानों से कर, एक तो उनको सामंतों को तो एक टैक्स देना ही पड़ता था, सरकार को टैक्स देना ही पड़ता था। उसके अलावा जो है उनको टाइड के रूप में, जो कि एक धार्मिक कर था, चर्च को देना पड़ता था। और एक टाइल जिसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया, इन सारे चीज़ों का अगर आप उपभोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपको इसके ऊपर टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता से वहन किया जाता था, लिया जाता था। देखिए यहाँ पे टाइट दे भी रहा है आपका, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला, एक चर्च को वो कर टैक्स दिया जाता था जिसे टाइड कहा जाता था, और दूसरा प्रत्यक्ष कर था जो सीधा सरकार को दिया जाता था, जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया, और भी दूसरे आवश्यक वस्तु के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीने का संघर्ष।
आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये थोड़ा धीरे धीरे ले चला जाएगा क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।